वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज शैलेंद्र। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एग्ज़ाम्स के डेज जैसे जैसे पास में आ रहे हैं, बच्चों के कमेंट्स आए हैं, बच्चों को थोड़ा सा टेंशन रहता है, याद रहता हुआ भूल जाता है। मैंने आपसे कहा जब आप अपने आप को रिवाइज करोगे इस पीरियड के टाइम पे तो आप लोगों को डेफिनेटली आप भूलेंगे। तो ज़्यादा रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों ने कॉपी बंद कर दी और बोलना शुरू किया, बोलेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे। जो आपने सूटेबल अपना टारगेट बना रखा है कि मेरे को 10 तारीख तक ये कवर करना है, 15 तारीख तक ये कवर करना है, इसी हिसाब से चलते रहें। अब वो टाइम आ रहे हैं 10 तारीख के बाद में एक अच्छी नींद लेना और शुरू करें। एवरेज 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है आपको और 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई करनी है। तो जो एवरेज टाइम आ रहा है, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। प्रीति, निशा, सीमा, किरण, प्रेमांजलि जी, महेंद्र, आरती, गरिमा, रेखा चौहान, रुचि रंजन, आरती राजपूत, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आपको बिल्कुल 1% भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन नहीं करेंगे, डिप्रेशन में नहीं आएंगे। रिवाइज्ड कॉपी बंद करके रिवाइज नहीं करना है, आंखों के सामने चीज़ों को निकालना है। रिकॉइल करवाने की कोशिश नहीं करनी, अदरवाइज़ आप लोग ऐसा लगेगा आपको कि आप लोग भूल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी जब आपको लगे कि आप भूल रहे हो तो एक बात ज़रूर याद रखिएगा, और वो ये चीज़ है कि क्वेश्चन भी आपके सामने होगा, MCQ भी आपके सामने होगा। दोनों चीज़ें आपके सामने होंगी तो आपको नॉलेज है, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और एक बात, सबसे बड़ी बात, अगर एंटिक और यूनिक क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर ये मैंने नहीं पढ़ा है तो ये फिर किसी ने भी नहीं पढ़ा है। याद रखिएगा, जो आपको आता है वो सबसे बेस्ट आता है। ये प्रैक्टिकली मान के रखिए। ऐसी कोई डिजीज़ कंडीशन आ रही है जो कि आपने कभी पढ़ी नहीं है तो इसका मतलब ये किसी ने भी नहीं पढ़ी है। पेपर टफ और नॉर्मल इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है। अपने टारगेट्स को बना करके रखना है, नेगेटिव को कंट्रोल रखना है। नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए संजीवनी सीरीज़ कंटिन्यू एफर्ट्स दे रहे हैं आपको, और उसके अंदर आपको थ्योरी सेशन के ऊपर कवर करवाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, आप लोगों का सबसे वैल्यूबल टाइम है और इस टाइम को यूज़ करते हुए मैं अपना टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ। कल मैंने रीनल सिस्टम डिसऑर्डर्स के अंदर CRF को बीच में छोड़ दिया था। आज CRF को कंप्लीट करके मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करें, ये आपके पास में क्रॉनिक रीनल फेलियर, कल अपन चल रहा था अपना टॉपिक क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर मैंने आपको बता दिया कि यह एक इट इज़ अ स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिजीज कंडीशन लीड टू द यूरेमिया एंड द ESRD। इट इज़ इरिवर्सिबल। इट इज़ इरिवर्सिबल मतलब यह है वापस से मेडिकल ट्रीटमेंट के संग में ट्रीट नहीं करी जा सकती है। इट रिक्वायर्स द सर्जिकल इंटरवेंशन, जस्ट फॉर एग्जांपल द किडनी ट्रांसप्लांटेशन, एंड अप टू किडनी ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट लाइव रहेगा डायलिसिस के ऊपर, हीमोडायलिसिस एंड द पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसके बाद मैंने आपको एनीमिया भी क्लियर किया था कि इस CRF के पेशेंट के अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, आपको एनीमिया देखने को मिलेगा। CRF के पेशेंट के अंदर आपको फैटिक देखने को मिलेगा। CRF के पेशेंट के अंदर आपको हाइपोकैल्शियमिया देखने को मिलेगा। ये मैंने चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दी थी और संग में इनका इंटरवेंशन भी यहीं पर मैंने क्लियर कर दिया था। एनीमिया, हाइपोकैल्शियमिया और फैटिक कंडीशन। फैटिक कंडीशन मैंने आपको बता दिया था। फैटिक कंडीशन जब पेशेंट के अंदर RBC कमी होगी तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा। दूसरे नंबर पे जब मेटाबॉलिक वेस्ट का रिटेंशन होने लगेगा तब भी इस कंडीशन में फैटिक कंडीशन होने लगेगी। ठीक है, कीर्ति जी वेरी गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू बेटा। ठीक है, नेहा वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर अपन बात करें नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस की, तो नेक्स्ट आपके पास में कॉम्प्लिकेशन आपको याद रखना है कि जब पेशेंट के अंदर क्या होगा, हाइपोकैल्शियमिया होगा, तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि पेशेंट के अंदर हाइपरफॉस्फेटेमिया भी होगा। हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा। अब याद रखेंगे जब हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा तो अपोजिट में, याद मैंने आपको बताया पूरा कैल्शियम मैंने आपको संजीवनी सीरीज में पढ़ा रखा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्टिंग के 7 डेज के अंदर ही क्लास थी पूरी कैल्शियम की। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा तो आपको सबको पता है कि हाइपोकैल्शियमिया भी होगा, और हाइपोकैल्शियमिया होगा तो क्या होगा, पैराथायराइड ग्लैंड ट्रिगर्ड होगी, और पैराथायराइड ग्लैंड ट्रिगर्ड होगी तो क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन निकलेगा, और जब पैराथायराइड हार्मोन निकलेगा तो क्या करेगा, आपको पता ही अच्छी तरीके से पैराथायराइड हार्मोन निकलेगा तो रिजॉर्प्शन करवाएगा। क्या करवाएगा, ये रिजॉर्प्शन करवाएगा। और रिजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स टू द ब्लड।
और इसका मतलब बोन से कैल्शियम कहाँ पर आने लग जाएगा, ब्लड के अंदर आने लग जाएगा, और क्या होगा, बोन डिफॉर्मिटी होगी। क्या होगी, बोन डिफॉर्मिटीज़ होंगी, बोन डिफॉर्मिटीज़ होंगी। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा पैटर्न में। अब फॉस्फोरस की वैल्यूएशन बढ़ रही है, ट्रीटमेंट आपको पता ही है, फॉस्फेट बाइंडर्स देना है। क्या देना है आपको, फॉस्फेट बाइंडर्स देने हैं, फॉस्फेट बाइंडर्स अवेलेबल करवाने हैं आपको। फॉस्फेट बाइंडर्स के नाम आपको भूलने नहीं हैं, सुबह शाम दिन रात आपको याद रखने ये नाम। सबसे पहले नंबर पे सिविलामर, बता रखा है मैंने आपको, सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर रखी हैं, वही चीज़ें बार बार आएंगी। सिविलामर, और उसके बाद में आपको कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सक्सीनेट, कैल्शियम सक्सीनेट, और अगर अपन बात करें कैल्शियम को बढ़ाने के लिए तो आप कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देंगे। क्या दे देंगे आप लोग, कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्टर करवा देंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और फाइनली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको मैंने क्लियर कर रखा था। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा हाइपर मैग्नीशियमिया। क्या देखने को मिलेगा, हाइपर मैग्नीशियमिया। अभी आपके सामने हाइपर मैग्नीशियमिया देखने को मिलेगा। हाइपर मैग्नीशियमिया का कारण क्या होगा, तो आप बोल देंगे कि किडनी क्या करेगी, मैग्नीशियम को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, किडनी मैग्नीशियम को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, और जब किडनी मैग्नीशियम को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी तो मैग्नीशियम की वैल्यूएशन बढ़ने लग जाएगी, और इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट के अंदर नी जर्क रिफ्लेक्स देखने को एब्सेंट मिलेंगे, एब्सेंट नी जर्क रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, एब्सेंट नी जर्क रिफ्लेक्स, और संग में क्या देखने को मिलेगा, डीप टेंडेंस रिफ्लेक्स एब्सेंट देखने को मिलेगा, डीप टेंडेंस रिफ्लेक्सेस एब्सेंट देखने को मिलेंगे। रेस्पिरेटरी रेट डाउन जाने लगेगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, शैलो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, शैलो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, और संग में अगर अपन बात करें तो कार्डियक अरेस्ट भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको हाइपर मैग्नीशियमिया के साइन भी कुछ याद रखने हैं। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो आप बोल देंगे पेशेंट के अंदर हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा। इसके मैं दो कारण आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। दो कारण कौन से होते हैं, पहला कारण है कि किडनी पोटेशियम का एक्सक्रिएट नहीं कर पाएगी। क्या नहीं कर पाएगी, पोटेशियम का एक्सक्रिएट नहीं कर पाएगी, और इसके कारण से क्या होगा, हाइपर कैलेमिया होगा। पहला कारण ये। और दूसरा कारण ये है कि जो सीआरएफ की कंडीशन होती है उसके अंदर ईएसआरडी जो होता है, ये एंड स्टेज रीनल डिजीज कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, किडनी जो कि सेल से, कोई भी ऑर्गन या सेल से बना हुआ है, अब ये सेल का डैमेज होगी, मतलब किडनी डैमेज हो रही है, सेल डैमेज होगी, सेल के अंदर से पोटेशियम बाहर आएगा। जैसे एक बच्चे ने कमेंट्स किया था, तो एक बेटा आज बर्थडे नहीं है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, प्रेजेंट, वेरी गुड सोनम झा, वेरी ग्लैड टू सी यू। नो बर्थडे नहीं है बेटा, क्लास पे कंसंट्रेट करें प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि सीआरएफ में हाइपर कैलेमिया के दो कारण आजकल लेटेस्ट अपडेटेड आ रहे हैं एग्जाम में, दो कारण आजकल लेटेस्ट अपडेटेड आ रहे हैं एग्जाम में। पहला कारण है कि किडनी पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, इसके कारण से हाइपर कैलेमिया होगा। दूसरी कंडीशन ये आएगी कि सीआरएफ के पेशेंट के अंदर किडनी डैमेज होगी तो सेल से क्या आएगा बाहर, पोटेशियम आएगा, इस कारण से क्या होगा, हाइपर कैलेमिया होगा। किडनी के डैमेज होने के कारण से, किडनी के डैमेज होने के कारण से क्या होगा, हाइपर कैलेमिया होगा। ये दोनों कारणों को आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब आगे की तरफ अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो इसकी कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर तीनों की ईसीजी साइंस आपको याद होने चाहिए। फ्लैट पी वेव, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, और प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी कि तीनों ईसीजी साइंस आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई आ रहा है तो वो पोटेशियम के अंदर आप याद रख लेंगे। समझ रहे हैं बात? हाँ, ड्यू टू सेल डैमेज, संध्या बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे बात करें इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो ट्रीटमेंट आपको कन्फर्म मैंने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर रटा रखे हैं इनके ट्रीटमेंट आप लोगों को। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इंसुलिन देना है, और इंसुलिन किसके संग में देना है, डेक्सट्रोज के संग में देना है। क्यों देना है इंसुलिन डेक्सट्रोज के संग में, क्योंकि इंसुलिन का प्राइमरी इफेक्ट होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना। तो इसका मतलब इस पेशेंट के अंदर ग्लूकोज कम होगा तो उसके कमी को कंपेंसेट करने के लिए डेक्सट्रोज चलेगा। दूसरे नंबर पे इंसुलिन का सेकेंडरी वर्क होता है शिफ्ट द पोटेशियम फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर टू द इंट्रासेलुलर, तो ये क्या करेगा, पोटेशियम को घटाएगा भी। सेकेंड नंबर पे अस्लिन चलना है, अस्लिन देना है। अस्लिन आपको पता ही है, आपको नेबुलाइजेशन विद द
साल्ब्यूटामोल। नेबुलाइजेशन विद द साल्ब्यूटामोल, ये भी क्या करेगा, पोटेशियम को एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर में शिफ्ट करेगा। थर्ड नंबर पे आपको देना है सोडियम पॉलिस्टरीन सल्फोनेट। सोडियम पॉलिस्टरीन सल्फोनेट, सोडियम पॉलिस्टरीन सल्फोनेट, इसका दूसरा नाम आपको याद रखना है और वो आप लोगों को पता ही है, कैक्सिलेट। क्या नाम है इसका, कैक्सिलेट। तो आपको भूलना नहीं है कि कैक्सिलेट देंगे। नेक्स्ट नंबर पे आपको पोटेशियम को क्लोजली ऑब्जर्व करना है, क्लोजली ऑब्जर्व करना है। अगर सीआरएफ का पेशेंट है और उसके अंदर ब्लड चढ़ा रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि न्यू फ्रेश ब्लड चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है आपको, न्यू फ्रेश ब्लड चढ़ाना है, न्यू फ्रेश ब्लड अवेलेबल होना चाहिए, वही आपको चढ़ाना है। नेक्स्ट नंबर पे अगर और बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा आपको, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये क्यों होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होता है। तो आप बोलेंगे किडनी हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रिएट नहीं कर पाएगी और बाइकार्बोनेट्स को फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी, तो फाइनली क्या होगा, एसिड की वैल्यूएशन बढ़ने लग जाएगी और यही कारण से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, किडनी फॉर्मेशन किसका नहीं कर पाएगी, हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रिएशन नहीं कर पाएगी। याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रिएशन नहीं कर पाएगी। दूसरे नंबर पर क्या नहीं कर पाएगी, बाइकार्बोनेट्सों का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। ये उल्टा भी लिख देगा एग्जामिनर, तो याद रखिएगा। इसी वजह से पेशेंट के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब यहाँ का ट्रीटमेंट करने के लिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट एडमिट कर सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सर मुझे ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं। पूनम देवी जी, आप हेल्पलाइन नंबर पे जयपुर का लाइव फ्रॉम क्लासरूम सेट चल रहा है, जिसके अंदर हम सब पढ़ा रहे हैं कंप्लीट MSN एंड FON। तो वहाँ पर आप फ़ोन कर लें और अपनी डिटेल्स अपडेट कर लें, ठीक है। अब अपन यहाँ पर अपन को 1 घंटा मिलता है, अपन को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एफर्ट्स आपको देने हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर आप बोल दीजिए जी सर कि किडनी अनेबल टू एक्सक्रिएट द हाइड्रोजन एंड अनेबल टू प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स आयन, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा पंकज जी। अब यहाँ पर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट ट्रीटमेंट में एडमिट कर देना है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपको अब ऐड कर देना है। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें, एडमिट कर देना है। नेक्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन वो होगा ऑक्यूलर इरिटेशन। नेक्स्ट नंबर पे क्या होगा, ऑक्यूलर इरिटेशन। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन होगा ऑक्यूलर इरिटेशन। ऑक्यूलर इरिटेशन का मतलब क्या होगा, जब कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाएगा, कैल्शियम क्या होगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा विद इन द आई कंडीशन, तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर ऑक्यूलर इरिटेशन होने लग जाएगा। इस कंडीशन में पेशेंट की बर्निंग और वाटरिंग आई देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको क्या करना है, पेशेंट को, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, जय श्री राम प्रिया जी। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि इस पेशेंट की वाटरी आई होने लग जाएंगी, क्या होने लगेंगी, वाटरी आई होने लग जाएंगी, बर्निंग आई होने लग जाएगी और इस पेशेंट में दिखना कम होगा, तो इसके प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगा। ऑक्यूलर इरिटेशन में पेशेंट को इंजरी से बचाना है। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन अगर अपन देखें तो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आपके पास में होगा और वो होगा पोटेंशियल फॉर इंजरी। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा आपके पास में, पोटेंशियल फॉर इंजरी, पोटेंशियल फॉर इंजरी। ये पोटेंशियल फॉर इंजरी क्यों होगा, आपको पता होना चाहिए कि ये पेशेंट पोटेंशियल फॉर इंजरी क्यों होगा। बेसिकली पोटेंशियल फॉर इंजरी का रिस्क होगा क्योंकि इस पेशेंट के अंदर बोन डिफॉर्मिटीज होने लग जाएंगी हाइपरफॉस्फेटेमिया के कारण से, और पेशेंट के अंदर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने लग जाएगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने की संभावना रहेगी। इसी वजह से पेशेंट में पोटेंशियल फॉर इंजरी रहेगा यहाँ पर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के कारण से। तो आपको यहाँ पर रिस्क से, इंजरी से प्रिवेंट भी करना आपका मेन उद्देश्य रहेगा। कई प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहेगी। एक नंबर पे आपको ये और पूछा जाता है, जो फाइनली बच रहा है जो आपके पास में पॉइंट, ये आपके पास में क्लासिकली पूछा जाता है और वो है आपके पास में प्रूराइटिस कंडीशन। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, प्रूराइटिस कंडीशन। प्रूराइटिस क्या होता है, प्रूराइटिस होती है एक प्रकार की इचिंग कंडीशन। ये आपसे इस प्रकार से पूछेगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा द एडवांस्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ CRF। अब एडवांस का मतलब यहाँ पर एग्जामिनर का मतलब यह है कि ऐसा कॉम्प्लिकेशन जिसके बाद में ये पता चल जाए कि अब डायलिसिस भी इफेक्टिव नहीं रहेगा, अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन की पेशेंट को नीड आ चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप डायलिसिस परफॉर्म कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तब भी अगर ये यूरेट क्रिस्टल्स स्किन के ऊपर आने लग रहे हैं और डायलिसिस भी इफेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब पेशेंट को क्या करना है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होगी। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि द
एडवांस्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर कंडीशन, द एडवांस कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर कंडीशन, बिल्कुल। तो याद शेयर करें। तो यहाँ पर बेटा थैंक्स। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इस वाली बात को, तो यहाँ पर आपको इस वाली बात को डेफिनेटली याद रखना है कि इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपके सामने इस वाली कंडीशन में आपको याद रखना है कि इस पेशेंट के अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशन उनको ट्रीट करने के लिए आपको इंटरवेंशंस में समेत ध्यान रखना है। अब आपके पास में जो नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा बच गया अपने पास में नेक्स्ट पॉइंट? सारे के सारे नियर बाय डेट कंप्लीटेड हो चुके हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे दिया आपने, प्लूराइटिस कर दिया, ऑकुलर इरिटेशन कर दिया, पोटेंशियल फॉर इंजरी हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, और हाइपोकैल्शियमी हो गया, हाइपर कैल्शियमी हो गया, सारे के सारे आपके सामने कंप्लीटेड हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर आगे की तरफ चलते हैं। हाँ बिल्कुल जय ठाकुर जी, आप बोल रहे हैं प्लूराइटिस कंडीशन के अंदर आपको कट नेल्स करने हैं, मेंटेन हाइजीन करना है, पर यहाँ पर ये चीज़ें पूछ लेते हैं कि इस पेशेंट को एंटी प्लूराइटिक मेडिकेशन देनी है, समझ रहे, एंटी हिस्टामिन देनी है। एग्जैक्टली अगर मैं पूछूं यहाँ पर तो एग्जैक्टली क्या होगा, तो इस पेशेंट के अंदर यूरेमिक फ्रॉस्ट होगा। क्या होगा? यूरेमिक फ्रॉस्ट होगा। यूरेट क्रिस्टल क्या होंगे, स्किन के ऊपर डिपॉजिट होने लग जाएंगे। यूरेट क्रिस्टल स्किन के ऊपर डिपॉजिट होने लग जाएंगे जब पेशेंट खुजली करेगा। खुजली करने के कारण से पूरी पूरी स्किन ही उखड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, एक प्रकार की एक स्किन की लेयर उखड़ करके आएगी। इस कंडीशन को बोलेंगे यूरेमिक फ्रॉस्ट। तो क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा एडवांस्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ CRF, तो आपको मिलेगा यूरेमिक फ्रॉस्ट कंडीशन। इट मीन्स के डायलिसिस भी अब इफेक्टिव नहीं है। इस पेशेंट के अंदर आपको क्या करना है, इस पेशेंट के अंदर आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाना है। याद रखिएगा इस वाली बात को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट नंबर पे अपन नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। अब आपको मैंने कल क्या तरीका बताया था कि सबसे पहले पेशेंट के अंदर ARF होगा, ARF के बाद में क्या होगा, पेशेंट के अंदर CRF होगा, और CRF के बाद में पेशेंट के अंदर क्या होगा, किडनी ट्रांसप्लांटेशन होगा। अंटिल क्या होगा, पेशेंट के अंदर हेमोडायलिसिस होगा, और पेशेंट के अंदर क्या होगा, पेरिटोनियल डायलिसिस होगा। तो यहाँ पर अपन पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए ही बात कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए बात कर देते हैं। ये आपके सामने क्या है, पेशेंट को मैंने लाइन कंडीशन में रख दिया है। क्या कर दिया है, पेशेंट को लाइन कंडीशन में चेंज कर दिया है, और पेशेंट को लाइन कंडीशन में रख दिया। अब मैं आपके सामने प्रोसीजर बता रहा हूँ पेरिटोनियल डायलिसिस। बिल्कुल यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। इसके क्वेश्चन तो ये मान लीजिए एग्जामिनर ऑफ चॉइस है, जरूर 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 डालता है क्वेश्चनों को, समझ रहे। तो हीमोडायलिसिस से पहले अपन लोग, ठीक है, तो अपन यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस कर लेते हैं। तो पेरिटोनियल डायलिसिस की कंडीशन में क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस के करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक ही डायग्राम से अपन सब चीज़ें समझ जाएंगे। ये है आपके पास में अम्बलाइकस, ये है आपके पास में अम्बलाइकस, और अम्बलाइकस से 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ, 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ ये होता है आपके पास में हाईली कैपिलरी एरिया, हाई वेस्कुलर एरिया। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कैथेटर इंसर्ट करना है। कैथेटर का नाम क्या होगा, तो आपको याद रखना है कैथेटर का नाम होगा टैकॉन कफ कैथेटर। क्या नाम है, जो ये पिंक कलर का मैंने बनाया है इसका नाम क्या है, इसका नाम बनाया मैंने टैकॉन कफ कैथेटर। टैकॉन कफ कैथेटर आपको ये रखना है। अब इस टैकॉन कफ कैथेटर को यहाँ पर क्या करना है, बांधना है। क्या करना है, बांधना है। तो ये बांधने के लिए बाइंडर्स लगाने हैं बेटा। ब्लू कलर के क्या बनाए मैंने, बाइंडर्स बनाए हैं। तो इन बाइंडर्स का नाम है डेक्रॉन बाइंडर्स। ये क्या है, डेक्रॉन बाइंडर्स, डेक्रॉन बाइंडर्स। अभी आपका कैथेटर तैयार हो चुका है पेरिटोनियल कैविटी में, अम्बलाइकस से 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ, ठीक है। और ये आपने बांध दिया। अब इसको क्या चाहिए, अब इसको मैच्योरेशन टाइम चाहिए। क्या चाहिए इसको, मैच्योरेशन टाइम चाहिए। कितना मैच्योरेशन टाइम चाहिए, तो आप बोलेंगे 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते तक का इसको क्या चाहिए, मैच्योरेशन टाइम चाहिए। तो यहाँ पर अपन ने बोलिए मैच्योरेशन टाइम कितना रखेंगे आप लोग, मैच्योरेशन टाइम रखेंगे 1 से 2 वीक। क्यों, इससे क्या हो जाएगा, याद रखिएगा एक कॉम्प्लिकेशन होगा, और वो है कैथेटर लीक। अगर आपने मैच्योरेशन टाइम प्रॉपर नहीं दिया तो कैथेटर लीक होने लग जाएगा, जिसके कारण से फर्दर कॉम्प्लिकेशन और होंगे। पेरिटोनियल डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन होता है कैथेटर लीक, और वो किस कारण से होता है, तो याद रखिएगा अगर आपने मैच्योरेशन टाइम नहीं दिया 1 से 2 मिनट तक का, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में डेफिनेटली क्या होगा, आपके सामने कैथेटर लीक का कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहेंगे। तो कंटेंट को क्लियर याद रखना है, समझ रहे हैं। अब इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से 2 वीक में कौन सा यहाँ पर कुछ पैदा हो जाएगा, बिल्कुल साहब, यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट का डिपोजिशन हो जाएगा, फाइब्रोब्लास्ट का डिपोजिशन होने लग जाएगा। यहाँ पर फिब्रिन का डिपोजिशन होने लग जाएगा। यहाँ पर
यहाँ पर अदर न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर बोलूँ तो यहाँ पर ये क्या परिपक्वता ले लेगा, मैच्योरिटी ले लेगा, और ये जो टैकॉन कफ कैथेटर है ये डैकोरन बाइंडर्स के सपोर्ट से फिक्स हो जाएगा, प्रॉपरली फिक्स हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो 1 से 2 हफ्ते बाद में 3 से 5 सेंटीमीटर अम्बलाइकस से नीचे आपने क्या लगाना है, कैथेटर लगाना है। क्यों लगाना है ये भी पूछा गया है, क्योंकि यह एरिया लेस वेस्कुलर रेसिस्टेंस का होता है, यहाँ पर फेशियल रेसिस्टेंस कम होता है और कैपिलरीज रिच मात्रा में पाई जाती है, जिससे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड अच्छा होता है। ये कंटेंटों को आपको याद रखना है, याद रखिए, चाहे तो इसको नोट्स में मेंटेन कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर पे आपने लगाना है यहाँ पर इस प्रकार से एनीमा केन कंडीशन, और इस कैथेटर से जोड़ना है, और यहाँ पर आपने करना है अनीमा केन कंडीशन। इसके अंदर आपको क्या क्या फ्लूइड, इसके अंदर आपको रखना है फ्लूइड। फ्लूइड कितनी मात्रा में रहेगा, एवरेज आपको रखना है याद, 1 से 2 लीटर मात्रा में क्या रहेगा आपका फ्लूइड रहेगा। फ्लूइड के अंदर क्या रहेगा, सबसे पहली बात फ्लूइड रहेगा आपके पास में हाई कंसेंट्रेट ग्लूकोज। क्या रहेगा, हाई कंसेंट्रेट ग्लूकोज रहेगा। हाई कंसेंट्रेट ग्लूकोज क्यों रहेगा बेटा, याद रख लेना है, इसको ये पूछा जाता है तो आपको याद रखना है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, बस ये आपको एमसीक्यू में मिलेगा। हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है द मूवमेंट ऑफ प्रोसेस फ्रॉम द वन साइड टू द अनदर साइड कॉज्ड बाय द एक्सर्शनल प्रेशर कंडीशन विच इज बी एक्सर्टेड बाय द हाई कंसेंट्रेट ग्लूकोज। मतलब जब पेशेंट के अंदर हाई कंसेंट्रेट ग्लूकोज लगाते हैं तो मूवमेंट ऑफ एक्सर्शन ज्यादा होता है एक्सर्शनल प्रेशर के कारण से, मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में जब आप सॉल्यूशन एडमिट करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको याद रखना है तो वो कौन सा एडमिट करेंगे आप लोग, हाई कंसेंट्रेट एडमिट करेंगे। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा तो याद रखना हाई कंसेंट्रेट ग्लूकोज एडमिट करने के कारण से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म तेज होगा। याद रखिएगा बिल्कुल रेखा चौहान जी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म तेज होगा। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन यहीं पर बात कर डालें, नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन यहीं पर बात कर डालें हाई कंसेंट्रेट ग्लूकोज के बाद, अब ये ग्लूकोज ज्यादा है, क्या है, हाई कंसेंट्रेट ग्लूकोज है, ग्लूकोज ज्यादा है, तो इसमें सफिशिएंट अमाउंट में और क्या होना चाहिए, इंसुलिन भी होना चाहिए। सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन होना चाहिए। अगर इंसुलिन की कमी हुई तो पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होगा, तो याद रखिएगा पेशेंट के अंदर इंसुलिन भी होना चाहिए। अब आप लोग छेड़छाड़ कर रहे हो बड़े बड़े वेसल्स के संग में, तो इसको कहाँ भूल जाओगे, इसके अंदर आपके पास में क्या होना चाहिए, हेपेरिन भी होना चाहिए, याद रखिएगा हेपेरिन भी आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पर अगर अपन आप बात करें तो आपके पास में और क्या होना चाहिए, तो आपके पास में होना चाहिए पेरिटोनाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स, क्या है और प्रेजेंट होनी चाहिए, एंटीबायोटिक्स भी आपके पास में होनी चाहिए। इसके अंदर क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एंटीबायोटिक्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा साहब, पेरिटोनाइटिस प्रिवेंट होगा। वेरी गुड मॉर्निंग अंजना। इससे क्या होगा, पेरिटोनाइटिस प्रिवेंट होगा। तो याद रखिएगा एंटीबायोटिक्स क्या काम करेगी, पेरिटोनाइटिस को प्रिवेंट करेगी, पेरिटोनाइटिस को प्रिवेंट करेगी, समझ रहे। मैं एक ही डायग्राम में पूरा क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, तो आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के इस टॉपिक को समझना है फटाफट से, समझ रहे। तो एंटीबायोटिक्स, हेपेरिन, पोटेशियम, अगर पोटेशियम कर सकते हैं, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो नहीं है तो दे सकते हैं, अदरवाइज आपको ये चीजें आपको याद रखनी है। अब ये आपके पास में मटेरियल हो गया। अब आपके पास में फर्स्ट आता है फिलिंग टाइम। क्या आता है दोस्तों, फिलिंग टाइम। फिलिंग टाइम, फिलिंग टाइम क्या होता है, 1 से 2 लीटर फ्लूइड को आपको कितनी देर के अंदर पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट करना है, इसे बोलते हैं फिलिंग टाइम, समझ रहे हैं। एवरेज अपन इसको मान लेते हैं 10 से 20 मिनट के लिए अकॉर्डिंग टू सॉन्डर्स थ्योरी। अब अगर अपन से पूछे कि ये जो फ्लूइड जो पेरिटोनियल कैविटी में गया, अब ये रहा आपके पास में फ्लूइड, मैं आपके सामने फ्लूइड बना रहा हूँ, ये जो फ्लूइड आ रहा है, ये जो फ्लूइड था, और ये फ्लूइड क्या है कि ये इस प्रकार से आया और पेरिटोनियल कैविटी में इस प्रकार से रहा। अब ये पेरिटोनियल कैविटी में कितनी देर तक रहेगा, ये पेरिटोनियल कैविटी में कितनी देर तक रहेगा, तो इसे आप बोलेंगे ड्वेल टाइम। क्या बोलेंगे दोस्तों, ड्वेल टाइम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ड्वेल टाइम किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे ड्वेल टाइम संबंधित है पेरिटोनियल डायलिसिस से। दूसरे नंबर पे ड्वेल टाइम को कौन निर्धारित करता है, तो याद रखना ड्वेल टाइम को फिजिशियन निर्धारित करता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होने का रिस्क रहता है, तो यहाँ पर ड्वेल टाइम को कंप्लीटली बाउंड कौन करेगा, फिजिशियन ही करेगा। एवरेज टाइम इसका होता है करीब 20 मिनट से और लेकर के और 8 घंटे तक का इसका एवरेज टाइम होता है, याद रखिएगा बेटा। हाँ, ड्वेल टाइम 8 घंटे एवरेज बोल रहा हूँ संध्या, ठीक है ना, बिल्कुल। और 15 से 20 मिनट का होता है आपका इसमें ड्रेन टाइम, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, यहीं पर आपने वाइट ट्यूब लगा रखी है। क्या लगा रखी है दोस्तों, यहीं पर आप लोगों ने वाइट ट्यूब लगा रखी है, और इस वाइट ट्यूब के द्वारा ये इस प्रकार से, ये यहाँ पर इस प्रकार से आया, और ये आपने वाइट ट्यूब लगा रखी है, इससे इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, ड्रेन हो गया।
ये जो पॉइंट कहलाएगा ये क्या कहलाएगा आपके पास में ड्रेन। ये जो पॉइंट कहला रहा है ये क्या हो रहा है, ड्रेन टाइम हो रहा है। और इसका टाइम कितना है, जैसे बच्चों ने आंसर दिया 15 से 20 मिनट का ड्रेन टाइम होगा। क्लियर। तो अब आपको यहाँ पर याद रखना है ड्रेन से संबंधित कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होंगे मेरे दोस्तों। ड्रेन से संबंधित कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होंगे, ड्रेन से संबंधित कॉम्प्लिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ मैं, पेरिटोनियल डायलिसिस से संबंधित कॉम्प्लिकेशन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, गौर से समझ लीजिएगा। 3 टाइम होता है, फिल टाइम होता है, ड्वेल टाइम होता है और फिल टाइम होता है, ड्वेल टाइम होता है और ड्रेन टाइम होता है। बिल्कुल सही है बेटा, याद रखिएगा। एक आपको लोगों के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन दे देता हूँ। ड्वेल टाइम किससे संबंधित होता है पता है आप लोगों को, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। एम्पुल टाइम किससे संबंधित होता है, पुट द आंसर इमीडिएटली। एम्पुल टाइम किससे संबंधित होता है, आंसर को पुट कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मेरे को याद दिला दीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब यहाँ पर आप याद रखें कि ड्रेन के कॉम्प्लिकेशन, मतलब आपने जो वाइच टेक्निक खोली और फ्लूइड को एक मैक्सिमम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ड्वेल टाइम फ्लूइड को बाहर निकालना है। अब बाहर निकालने के मध्य में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहली आपको यहाँ पर याद रखना है, जब मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलता है इनसफिशिएंट आउटफ्लो। क्या देखने को मिलता है मेरे दोस्तों, इनसफिशिएंट आउटफ्लो। इनसफिशिएंट आउटफ्लो आजकल 3 साल से एम्स का और सेंट्रल गवर्नमेंट का फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस में, पहले पूछे जाते थे, वो था एक ही क्वेश्चन कि पेरिटोनाइटिस द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। लेकिन अब जो पूछेंगे आप लोगों से वो ये पूछेगा कि इनसफिशिएंट आउटफ्लो की कंडीशन में, इनसफिशिएंट आउटफ्लो की कंडीशन में क्या होगा। एक और क्वेश्चन रख देता हूं मैं आपके सामने एम्पुल टाइम के अलावा, वार्म स्टेमिक टाइम। वार्म स्टेमिक टाइम बेटा, इन सब चीजों को आपको नोट्सों को मेंटेन करना चाहिए। याद रखिएगा, ये नॉर्थ सेट ही नहीं है, हर एग्जाम को क्रैक कर देगी, नॉर्थ सेट को ही नहीं, ये हर। वेरी गुड मॉर्निंग सब बच्चे, चेक फॉर किक्स इन द ट्यूब, ठीक है। आगे वार्म स्टेमिक टाइम आपके पास में लिख रखा है। तो अब आप यहाँ पर याद रखना है कि ड्रेन टाइम के इनसफिशिएंट आउटफ्लो के कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से होंगे। कंसंट्रेशन बनाए रखना, क्योंकि जो बच्चे कंटिन्यूसली क्लास देखते हैं उनको इधर से उधर होती है तो बाद में दिक्कत आती है। मैं भी यही आपके संग में अप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहला कॉज, मेन कॉज अगर पूछे आप लोगों का जो आंसर आ रहा है, चेक द किंग्स एंड चेक द मिल्किंग कंडीशन, नहीं 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 नहीं, सबसे मेन चीज है चेंज द पोजीशन, नहीं नहीं नहीं, सबसे मेन चीज है। और वो मेन कॉज अगर का आपके पास में पूछेगा, मेन कॉज अगर आप लोगों के पास में पूछेगा तो वो होगा आपके पास में फुलनेस ऑफ कोलन। फुलनेस ऑफ कोलन, कॉलन अगर फुल हो रहा है इसका मतलब पेशेंट को क्या हो गया है, कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन अगर फुल होगा तो कोलन फुल होगा, और कोलन फुल होगा तो ना तो इनफ्लो पूरा हो पाएगा ना ही आउटफ्लो पूरा हो पाएगा। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो एग्जामिनर का रहता है वो आपको यहाँ पर ये रखना है। अगर यहाँ पर अपन इंटरवेंशन की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने वाले इंटरवेंशन देने कौन सी बड़ी बात है, हाई फाइबर डाइट देनी है, हाई फाइबर डाइट देनी है, एनकरेज फ्रूट इंटेक देना है, जो भी XYZ आपको देना है। क्योंकि क्या होता है, कॉलन क्या करता है, प्रेशर देता है, जिसके कारण से इनफ्लो भी बाधित होता है और आउटफ्लो भी बाधित होता है। समझ रहे हैं बात को, स्टूल सॉफ्टनर से एडमिट करना है, ये जो भी कंडीशन है आपको याद रखनी चाहिए। तो द मोस्ट कॉमन कॉज अगर पूछे तो आपको याद रखना है वो क्या रहेगा आपके पास में, कॉलन का फुल होना, जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन कंडीशन के कारण से। दूसरे नंबर पे आप लोग जो बोल रहे थे वही आपका करेक्ट आंसर है। दूसरे नंबर पर आएगा आपके पास में कैथेटर माइग्रेशन कंडीशन। क्या आएगी, कैथेटर माइग्रेशन कंडीशन। कैथेटर माइग्रेशन में आपको पता ही है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्यों हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, अगर आपने मैच्योरेशन टाइम ढंग से नहीं रखा है या फिर आपने कोई भी पेशेंट के अंदर जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो कैथेटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, आपको नोटिफाई फिजिशियन करना है, रिपोजिशन, वो आकर के रिपोजिशन द कैथेटर करेगा। आप लोग यहाँ पर ना सोचें, समझ रहे हैं बात को। लैक्टुलोज दे देंगे बेटा, बिल्कुल सही बात है। हाई फाइबर डाइट देंगे, फुलनेस ऑफ कोलन इज द मोस्ट कॉमन कॉज, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर आता है आपके पास में, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, कैथेटर माइग्रेशन। कैथेटर माइग्रेशन का नेक्स्ट नंबर पर आएगा और वो आएगा आपका में किंक ट्यूब। क्या आएगा बेटा, किंक ट्यूब। किंक ट्यूब देखना है कहीं पर ट्यूब के अंदर किंकिंग तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट नंबर पर जो आएगा वो आएगा आपके पास में, नेक्स्ट नंबर पे जो आएगा आपके पास में वो आएगा पोजीशन चेंजेस। क्या आएगा, पोजीशन चेंजेस। तो यहां पर मैंने लिख दिया पोजीशन चेंजेस। पोजीशन चेंजेस का मतलब
पोजीशन चेंज, अगर इनसफिशिएंट आउटफ्लो आ रहा है तो पेशेंट को साइड टू साइड रोटेट होने के लिए बोलना है, साइड टू साइड रोटेट होने के लिए बोलना है, ये आपको पता होना चाहिए। साइड टू साइड रोटेट होने के लिए बोलना है, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। और अगर एक और तरीका है लास्ट जो आपको कहीं हद तक मिलेगा, लेकिन ये जो तरीका होता है बेसिकली तो क्या है, हीमोडायलिसिस की कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिलता है, लेकिन एग्जामिनर मैंने जब बुक्सों का अध्ययन किया तो मैंने देखा ये टॉपिक इसके अंदर भी अच्छी तरीके दे रखा है, होता दोनों में ही है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्लड के संग में छेड़छाड़ करते हैं तो वहाँ पर क्लॉट होने का चांसेस रहता है। तो नेक्स्ट, ट्यूब के अंदर फिब्रिन क्लॉट्स अगर डिपोजिशन हो रहे हैं तो इनसफिशिएंट आउटफ्लो होगा। तो क्लॉट का डिपोजिशन कहाँ पर होगा, क्लॉट का डिपोजिशन इन फिब्रिन फॉर्म में, कहाँ पर, ट्यूब के अंदर। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि सेम कंडीशन में आप लोगों को मिल्किंग करनी है। क्या करनी है, सबसे पहले इनिशियली क्या करनी है, मिल्किंग करनी है ट्यूब को, मिल्किंग करना है ट्यूब को। नॉर्मली मिल्किंग नहीं करना है, लेकिन अगर फिब्रिन क्लॉट का डिपोजिशन सीन हो रहा है तो यहाँ पर आपको मिल्किंग करनी है। तो ये आपके सामने सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, और वो था ड्रेन के कॉम्प्लिकेशन, और ड्रेन के कॉम्प्लिकेशन में आपने देखा इनसफिशिएंट आउटफ्लो। अब हम बात कर रहे हैं आपके सामने, और वो है कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, तो ये अब जो मैं बता रहा हूँ आपको वो है पेरिटोनियल डायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन। पेरिटोनियल डायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन कौन से होंगे, तो आप सबको पता है सबसे पहला ही कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, पेरिटोनाइटिस। क्या होता है, पेरिटोनाइटिस। ऑल ऑफ यू आर नोज वेल, पेरिटोनाइटिस होता है, पेरिटोनाइटिस। अब यहाँ पर बोले पेरिटोनाइटिस को कैसे सीन करेंगे, तो सबसे पहली बात पेरिटोनाइटिस को सीन कैसे करेंगे, साइन लिखिए जरा फटाफट से, पेरिटोनाइटिस के साइन लिखिए बेटा, फटाफट से साइन लिखे। यस, पेरिटोनाइटिस के साइन लिखे बेटा, फटाफट से पेरिटोनाइटिस के साइन लिखेंगे आप लोग। पेरिटोनाइटिस के साइन लिखने जो आपको एग्जाम में पूछेगा, बोलो फटाफट से। मानसी चौधरी तो अदर साइंस हो जाते हैं, नॉट टू बी वरी, ठीक है। हाँ, पेरिटोनाइटिस बोलते हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। पेरिटोनाइटिस के अंदर सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात, और वो होती है एब्डोमिनल पेन। अगर पेशेंट को एब्डोमिनल पेन की शिकायत हो रही है तो मतलब क्या होगा, पेरिटोनाइटिस होगा। अगर पेशेंट में फीवर की शिकायत हो रही है तो क्या होगा, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। पेशेंट का जो आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो है जो ये जो उसका कलर अगर कैसा आ जाए, क्लाउडी आ जाए, तो पेशेंट को क्या होगा, पेरिटोनाइटिस की शिकायत रहेगी। समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर मैंने आपको बताता है रीबाउंड एब्डोमिनल टेंडरनेस, इसको मत भूलना, रीबाउंड एब्डोमिनल टेंडरनेस, ये आपको लेकर के जाएगा ये क्वेश्चन कंफर्म, ये आपको वहां पर मिलेगा किसी ना किसी फॉर्म में, क्योंकि पेरिटोनाइटिस अपेंडिक्स का रप्चर होगा तो पेरिटोनाइटिस होगा। समझ रहे हैं, पेनक्रियाटिक जो सिस्ट होती है वो रप्चर होगा तो पेरिटोनाइटिस होगा। तो मैं पेरिटोनाइटिस का अर्थ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेरिटोनाइटिस के अंदर क्या होगा। तो बेसिकली याद रखिएगा, रीबाउंड एब्डोमिनल टेंडरनेस देखने को मिलेगी। तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर क्या होगा, पेरिटोनाइटिस कंडीशन होगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ढंग से याद रखनी है। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो नेक्स्ट नंबर पे आपको आउटफ्लो से संबंधित कुछ कलर के ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछ लेता है, आउटफ्लो के क्वेश्चंस पूछ लेता है। आउटफ्लो के अंदर अगर पेशेंट का ब्राउन कलर का आउटफ्लो आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्राउन कलर का आउटफ्लो आ रहा है, तो आपको याद रखना है पेशेंट के अंदर क्या आ रहा है, पेशेंट के अंदर क्या आ रहा है, तो आपको याद रखना है कि ब्लैडर ट्रॉमा इंजरी हुई है। क्या ये क्या हुई है, यूरिनरी ब्लैडर से परफोरेशन हुआ है, इस वजह से क्या आएगा, ब्राउन कलर। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपको याद रखना है कि जो आउटफ्लो का कलर होता है कलर लेस होता है। अगर ब्राउन कलर का आ रहा है तो याद रखें ब्राउन कलर का कब आएगा, जब ब्लैडर परफोरेशन कंडीशन होगी। समझ रहे हैं। येलोइश कलर का कब आएगा, तो आपको याद रखना है जब यूरिनरी ब्लैडर परफोरेशन कंडीशन होगी। व्हाइट कलर का, क्लाउडी कलर का आएगा तो क्या होगा, जब पेरिटोनाइटिस होगी। समझ रहे हैं। तो ये तीनों को याद रखना है आपको। येलोइश कलर का अगर बोले नेक्स्ट नंबर पे बोल दें येलोइश कलर का आउटफ्लो कब आएगा, तो आपको याद रखना है
कि जब पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को होगा, ब्लैडर लिख दिया गया बेटा इधर मैंने, ब्राउन कलर में आपको याद रखना है, ब्राउन कलर के अंदर मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है लिखने में, ठीक है। ब्राउन कलर के अंदर आपको लिखना है बाउल परफोरेशन। क्या लिखना है बेटा आप लोग को, बाउल परफोरेशन लिखना है, याद रखिएगा, बाउल परफोरेशन कंडीशन, ठीक है। और अगर अपन बात करें यहाँ पर येलोइश कलर का, तो आप लिखेंगे ब्लैडर परफोरेशन कंडीशन। क्या लिखेंगे आपको, ब्लैडर परफोरेट हुआ है। और अगर बोलें क्लाउडी कलर का अगर आ रहा है तो आप बोलेंगे पेरिटोनाइटिस कंडीशन। क्या बोलेंगे आप लोग, पेरिटोनाइटिस कंडीशन। और अगर यहीं पर अगर पूछ ले कि नॉर्मल कलर क्या होता है आउटफ्लो का, तो आपको बोलना है कि ये कलरलेस होता है। बिल्कुल मस्त रहिएगा, समझ गए बात को। ये क्वेश्चन पूछेगा, एक या दो क्वेश्चन पूछेगा, बाकी के आपको याद होने चाहिए कि पेरिटोनाइटिस के संग में यहाँ पर और लिख लीजिए, तो आप बोल दीजिए कि हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन। क्यों होगा हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को तेज करने के लिए आप ग्लूकोज हाई कंसेंट्रेट यूज कर रहे हो, और अगर हाई कंसेंट्रेट ग्लूकोज यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर यहां पर अपन बात करें, ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना है टॉपिक को कि यहां पर हाइपरग्लाइसीमिया होगा हाई कंसेंट्रेट ग्लूकोज के कारण से, तो यहां पर सफिशिएंट इंसुलिन आपको एडमिट करना है। नेक्स्ट नंबर पे इनसफिशिएंट आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट नंबर पे आपको लीकेज अराउंड द साइट, पेरिटोनाइटिस मैंने बोला था आपको, लीकेज अराउंड द साइट, लीकेज अराउंड द साइट क्यों होगा आपको पता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, किसके कॉम्प्लिकेशन है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है पेरिटोनियल डायलिसिस के। पहले नंबर पे पेरिटोनाइटिस कंडीशन, दूसरे नंबर पर हाइपरग्लाइसीमिया, तीसरे नंबर पर लीकेज अराउंड द साइट। अगर आप लोगों ने मैच्योरेशन टाइम फुलफिल नहीं किया है तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर पे ब्लैडर एंड बाउल परफोरेशन, नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में पेरिटोनाइटिस कंडीशन। सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर नियर बाई कंप्लीट करवा दिए है। तो अब अपन टाइम को देखते हुए नेक्स्ट नंबर पे अपन लेते हैं हीमोडायलिसिस की कंडीशन। क्या लेते हैं अपन लोग, हीमोडायलिसिस। अब आपको नेक्स्ट बताना है वो है आपके पास में हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस सिंपल सी बात है। इसके अंदर क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। इसके अंदर इस प्रकार से पेशेंट के आर्टरी और वेन्स को असेस करना पड़ेगा। ये आपके पास में लार्ज आर्टरी रही और आपके पास में यहाँ पर क्या रहा, लार्ज वेन रहा। अब इस लार्ज आर्टरी लार्ज वेन से सिलाइस्टिक कैथेटर को अटैच करेंगे। क्या अटैच करेंगे, सिलाइस्टिक कैथेटर्स को अटैच करेंगे। ये रहे आपके पास में सिलाइस्टिक कैथेटर। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या इनबिल्ट करवाया था, पेरिटोनियल डायलिसिस में आपको टैकनकॉफ कैथेटर इनबिल्ट करवाया था, याद रखना है। यहाँ पर कौन सा सिलाइस्टिक कैथेटर यूज करेंगे, हमने इंसुलिन दिया था तो वो कंट्रोल कर सकता है हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन को, बिल्कुल कर सकता है बेटा। तो याद रखेंगे आप लोग कि अगर आपने इनसफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन देंगे तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन भी हो सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन भी हो सकती है, फ्लक्चुएशन हो सकता है। समझ रहे हैं आप बात को। एम्प्यूल टाइम बेटा क्लाइसिस कंडीशन में देखने को मिलेगा। एम्प्यूल टाइम किस में देखने को मिलेगा, क्लाइसिस, CLYSIS, क्लाइसिस कंडीशन में देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं बात को। अब आगे की तरफ चलते हैं अपन लोग। तो ये आपके पास में मेजर आर्टरी और मेजर वेन्स है। इसके अंदर अपने सिलाइस्टिक कैथेटर अटैच किए। क्या अटैच किए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये सिलाइस्टिक कैथेटर अटैच किए, सिलाइस्टिक कैथेटर अटैच किया है। और इस सिलाइस्टिक कैथेटर से क्या अटैच कर दिया अपन ने, इस सिलाइस्टिक कैथेटर से अपन ने अटैच कर दिया है यू ट्यूब। क्या अटैच कर दिया है, यू ट्यूब, YOUTUB। मत देखना जो आप लोग देखते हैं अपन लोगों को अपन से कांटेक्ट करने का जो जरिया है यूट्यूब जरिया, वो नहीं है, ये यू आकार की ट्यूब है बेटा। ये क्या है, यू आकार की ट्यूब है। तो आपको याद रखना है कि लार्ज आर्टरी लार्ज वेन को अपन ने किससे जोड़ दिया, यू आकार की ट्यूब से जोड़ दिया है। बिल्कुल सही, सिलाइस्टिक कैथेटर बेटा यू आकार की ट्यूब से जोड़ दिया है। और यू आकार की ट्यूब को आप आगे की तरफ जोड़ देंगे किससे, यहाँ पर आप लोग जोड़ देंगे डायलिसिस मशीन से। किससे जोड़ देंगे आप लोग, डायलिसिस की मशीन से जोड़ देंगे। समझ रहे हैं। डायलिसिस की मशीन के अंदर यहाँ पर ये क्या इनबिल्ट है, डायलिसेट सॉल्यूशन है। क्या है ये, डायलिसेट बाथ है, डायलिसेट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ब्लड कहाँ आ रहा है, ये इस प्रकार से ब्लड देखिएगा, ये इस प्रकार से ब्लड बाहर निकल रहा है। अरे बिल्कुल निकल रहा है, ब्लड बाहर आ रहा है और ये देखिए आ रहा है। और इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, मशीन से होता हुआ, और ये फिर क्या हो रहा है, वापस जा रहा है। ये क्या हो रहा है, वापस जा रहा है। तो एक्सटर्नल ब्लड पथवे बनाया। क्या बनाया आप लोगों ने इसमें, एक्सटर्नल ब्लड पथवे बनाया। मेनली बात को याद रखें, एक्सटर्नल ब्लड पथवे बनाया है। एक्सटर्नल ब्लड पथवे बनाया, इसका मतलब ब्लड बाहर जाएगा, बाहर जाकर के वापस आएगा डायलिसिस मशीन के अंदर होते हुए।
अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाएगी आपके में, हीमोडायलिसिस कंडीशन कहलाएगी। और इसके अंदर आपको एक्सटर्नल ब्लड पथवे बनाएंगे, पेशेंट का ब्लड बाहर जाएगा और फिर पेशेंट का ब्लड क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। अब पेशेंट का ब्लड अंदर की तरफ आएगा। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें हीमोडायलिसिस में, तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, वो क्वेश्चन की फॉर्म होती है कि इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हीमोडायलिसिस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है हीमोडायलिसिस के प्रिंसिपल में डिफ्यूजन मैकेनिज्म के ऊपर कार्य करता है। इसके संग में नेक्स्ट नंबर पे बात करें, इसके बाद में इसके नेक्स्ट नंबर पे बात करें तो ये बोलेगा कि इसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो आप बोलेंगे इसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनी होती है सेल फोन की। किसकी बनी होती है, सेल फोन की बनी होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, ये साहब ये क्या करेगी आपको पता होना चाहिए, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को तो अलाउ कर देगी, नाइट्रोजनस वेस्ट को तो अलाउ कर देगी। कहाँ से कहाँ पर आने के लिए, कहाँ से कहाँ पर आने के लिए, ब्लड से और डायलिसिस सॉल्यूशन में जाने के लिए। गौर से देखिएगा, यहाँ से आपको मैंने ये बताया कि इस प्रकार से नाइट्रोजनस वेस्ट तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट तो आ जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर से बैक्टीरिया और वायरस के आने के लिए स्पेस नहीं होता है, इतना बड़ा स्पेस नहीं होता है कि बैक्टीरिया कैन बी एंटर। तो याद रखिएगा इस प्रकार से जो ब्लड आ रहा है डिफ्यूजन मैकेनिज्म के कारण हाई कंसंट्रेट से यहाँ पर डायलिसिस सॉल्यूशन में लो कंसंट्रेशन होती है और ब्लड इस प्रकार से जो मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट है वो इस प्रकार से हो जाता है और यहाँ से वो डायलिसिस बाद में चल जाता है और प्योरीफाई ब्लड वापस से कहाँ पर आने लग जाता है, मशीन के अंदर आने लग जाता है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट BUN, क्रिएटिनिन और जो एंड प्रोडक्ट होता है उनके लिए ही परमिएबल होता है, ये बैक्टीरिया वायरसेस के लिए परमिएबल नहीं होता है, इतने बड़े इसके पोर्स नहीं होते हैं। ऐसा थ्योरेटिकली हाइपोथेटिकली अपन ये बात करते हैं, लेकिन जब हम बात करें कि कई कंडीशंस ऐसी आती है जिसके अंदर वायरस कैन बी एंटर और अफेक्टेड द मशीन, जो कि नेक्स्ट पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक से हो सकती है। तो अपन लोग ये देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में हेपेटाइटिस की कंडीशन या HIV पेशेंट के लिए अलग से एक डायलिसिस मशीन रहती है। याद रखिएगा, समझ रहे हैं बात को, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर देता है, बैक्टीरिया वायरस को रिमूव नहीं करता है। ये हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, लेकिन तब भी अपन माइन्यूट चांसेस में देखते हैं कि एक मशीन अलग से रखी जाती है। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मेन कंडीशंस क्या होंगी, तो ये आपको याद रखना है कि हीमोडायलिसिस को परफॉर्म करने से पहले बेटा, हीमोडायलिसिस को परफॉर्म करने से पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। विद होल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, विद होल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। क्यों बताएं जरा मेरे को, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को रोकने का क्या कार्य है, क्यों रोकेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को, फटाफट से पुट करें आंसर बेटा आप लोग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को रोक देना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे और लिख दूं मैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इस पेशेंट को डिजॉक्सिन विदहोल्ड कर देना चाहिए, डिजॉक्सिन विदहोल्ड कर देना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे और क्या विदहोल्ड कर देना चाहिए, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन विदहोल्ड कर देने चाहिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन विदहोल्ड कर देने चाहिए। समझ रहे हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्यों करेंगे, फटाफट से आंसर को पुट करें जब तक हम पानी पी लें पर। तो यहाँ बिल्कुल हेमोडायलिसिस कॉजेज हाइपोटेंशन। देखो बेटा यहाँ पर कुछ, क्योंकि ड्रग्स डायलिसिस में हाइपोटेंशन, देखो सबसे पहली बात कि जो ब्लड जा रहा है मशीन से बाहर, यह देखिएगा आप हेमोडायलिसिस के अंदर कंटेंट को समझिएगा, जो ब्लड जा रहा है और जो ब्लड वापस आ रहा है, इसमें एक एक्सर्शनल प्रेशर लग रहा है। वो प्रेशर मशीन नहीं लगा रही, वो प्रेशर स्वयं ब्लड प्रेशर खुद लगा रहा है, ब्लड के द्वारा लगने वाला प्रेशर। मतलब ये जो मूवमेंट है ये ब्लड प्रेशर रेस्पॉन्सिबल है इस कंडीशन में। समझ रहे हैं बात को। तो अगर आप लोगों ने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी तो हाइपोटेंशन के कारण हाइपोटेंशन कंडीशन हो सकती है। मतलब क्या होगा, पेशेंट के अंदर ब्लड जाएगा, ग्रेविटी के कारण वापस नहीं आ पाएगा, हाइपोवोलेमिया कंडीशन हो सकती है, शॉक कंडीशन हो सकती है। तो याद रखिएगा इस प्रकार की ड्रग्स आपको नहीं देनी है जो कि ब्लड के प्रेशर को घटा दे। ब्लड के प्रेशर को घटाने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विदहोल्ड करनी है। डिजॉक्सिन का जो आपके पास में सेकेंडरी आइनोट्रोपिक इफेक्ट है ब्रेडिकार्डिया, इसके कारण से आपको डिजॉक्सिन को विदहोल्ड करना है। अगर बात करें कि वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर आपने प्रोसीजर से पहले दे दिया
तो उसका दिए जाने का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर निकल जाएगा बॉडी से, डाइलेसेट सॉल्यूशन में चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में क्या करना है, विद होल्ड करना है। बेसिकली अगर अपन यहाँ पर एक ही चीज बोलने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपके पास में पूछता है कि सबसे ज्यादा जब पूछा जाता है कि बिफोर एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर, बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर, यहाँ पर आपको क्या देखना है, और वो देखना है कि बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है। क्या चेक करना है दोस्तों, बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है। बॉडी का टेम्परेचर फर्स्ट 24 आवर के अंदर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वार्म मशीन में से जब ब्लड निकलता है, वार्म मशीन में से जब ब्लड निकलता है तो इसके कारण से क्या होता है, बॉडी का ब्लड का टेम्परेचर बढ़ जाता है। पहले 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, और ब्लड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, पहले 24 घंटे की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर बात करें कि 24 घंटे के बाद में अगर बढ़ रहा है या फिर कंटिन्यूसली बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन अगर कंटिन्यूसली अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर 4 घंटे में आप लोग चेक कर रहे हैं बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट को इन्फेक्शन कंडीशन है। और इस कंडीशन में यो भी बेटा आप लोग कहाँ चले गए थे, एम्पल टाइम मैंने क्राइसिस कंडीशन बता दिया है। वार्म इस्केमिक टाइम बेटा होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अंदर, ठीक है। तो याद रखेंगे, क्लास को कंटिन्यू लेना है। क्लास में आने के बाद में बाहर जाना अनुमति नहीं होती है, क्योंकि ये क्लासेस बहुत वैल्यूएबल क्लासेस हैं आप लोगों के लिए। नए घंटे दो घंटे के अंदर पूरा किडनी खत्म करवाने वाला हूँ और कंप्लीट करवा चुका हूँ जो मेन आते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर कंटेंटों को आपको याद रखना है। एक्सटर्नल ब्लड पथवे बनाना है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर आपको बॉडी टेम्परेचर असेस करना है। पहले 24 घंटे की बात करें, पहले 24 घंटे की अगर अपन बात करें, पहले 24 घंटे में तो नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर बाद में कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या कंटिन्यूसली पहले 24 घंटे के अंदर भी कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है तो अपन क्या बोल देंगे, इस कंटिन्यूस वर्ड के ऊपर ध्यान देना। तो पेशेंट को क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन की कंडीशन में अपन को स्पेसिमेन कलेक्शन करना है, और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, मैंने वेरी गुड सलिता बेटा। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग कि इस कंडीशन में पेशेंट को बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में पेशेंट का आपको स्पेसिमेन डायग्नोसिस करवानी है, और पॉजिटिव कॉज बैक्टीरिया लेने के बाद में उसको अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया आपको डॉक्टर की फिजिशियन के आधार पे एंटीबायोटिक्स एडमिट करनी है। तो नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें, मेन चीज़ें यही होंगी इसके बाद में। अब इसके बाद में साइट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी साइट्स होती हैं। तो साइट्स होती है इसके बाद में टेम्पररी साइट्स होती है, टेम्पररी साइट्स होती है, और परमानेंट साइट होती है। टेम्पररी साइट होती है, परमानेंट साइट होती है। इसका मतलब भैया जब तक परमानेंट साइट तैयार नहीं हो, मैच्योर नहीं हो, जब तक क्या करेंगे आप, टेम्पररी साइट से तैयार काम चलाएंगे। अब अगर बोले कि परमानेंट साइट कौन सी होती है तो आप बोल लेंगे एक्सटर्नल आर्टीरियोविनस शंट, एक्सटर्नल आर्टीरियोविनस शंट। उसके बाद में बात करें इंटरनल आर्टीरियोविनस फिस्टुला। नेक्स्ट नंबर पे बात करें इंटरनल आर्टीरियोविनस ग्राफ्टिंग, इंटरनल आर्टीरियोविनस ग्राफ्टिंग। तो ये आपके सामने 3 कंडीशन है। जब तक ये तैयार होंगे, मैच्योरेशन टाइम होगा, जब तक आप क्या देंगे, टेम्पररी साइट में सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन वेन। और अगर बात करें सबक्लेवियन वेन के संग में यहाँ पर अगर दूसरे नंबर बात करें तो आप बोल देंगे फीमोरल वेन। क्या बोल देंगे आप लोग, फीमोरल वेन। तो अब आपको याद रखना है कि जब तक परमानेंट साइट तैयार नहीं होती, जब तक क्या करना है, टेम्पररी साइट से काम चलाना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच रेखा जी, थैंक यू सो मच। मैंने क्या जिंदगी में थोड़ी सी इसी चीज़ पे टारगेट काम किया है। अब अगर अपन यहाँ पर आगे की तरफ बात करें तो परमानेंट साइट पर अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बस वो याद रखनी है, कोई फालतू चीज़ें याद नहीं रखनी है। यहाँ पर मेन चीज़ पूछी जाएगी सबक्लेवियन वेन के अंदर पीएनआई। फटाफट से अगर मैं पूछूँ टाइम खत्म हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं सबक्लेवियन वेन के संग में ट्रीटिंग कर रहे हैं तो पीएनआई क्या होगा, अब आप लोगों को बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इधर की उधर चीज़ बता के कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, एक वर्ड याद रखना है, उसी पे आगे बढ़ना है। एग्जाम में यही मिलेगा, ऑप्शन में यही मिलेगा, नॉट टू बी वरी। सबक्लेवियन वेन के संग में वर्क कर रहे हैं तो आपको पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए हेपेरिन एडमिट करना है मेरे दोस्तों। पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए हेपेरिन एडमिट करना है, याद रखिएगा, भूलना मत। सबक्लेवियन वेन के संग में काम कर रहे हैं, फ्यूमोरल के संग में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी करेंगे। संग में एक और करेंगे कि पेशेंट को 30 डिग्री से ऊपर फॉरवर्ड नहीं होने देना है, मतलब स्ट्रिक्ट सुपाइन पोजीशन देनी है। क्या करनी है, स्ट्रिक्ट सुपाइन पोजीशन करनी है, अदरवाइज लेने के देने पड़ जाएंगे। कैसे पड़ जाएंगे, क्योंकि जो फ्यूमोरल कैथेटर आपने फ्यूमोरल वेन में जो कैथेटर लगा रखा है,
टेम्पररी साइट के लिए, तो वो डिस्क्लोज हो जाएगा, ऑक्यूल्ड हो जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा, एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर याद रखना है कि इन दोनों के PNIs, फीमोरल वेन के संग में जब आप वर्क कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि स्ट्रिक्ट सुपाइन पोजीशन देनी है। सबक्लेवियन वेन के संग में वर्क कर रहे हैं तो आपको याद रखना है सबक्लेवियन वेन के संग में वर्क कर रहे हैं तो हेपेरिन एडमिट करना है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जब आप इंटरनल जुगुलार वेन को यूज करते हैं तो उसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है? इंटरनल जुगुलार वेन को यूज कर रहे हैं तो मोस्ट कॉमन इंदर्शन साइट क्या होती है? उसको फटाफट से आंसर को पुट करें बेटा, स्ट्रिक्ट सुपाइन पोजीशन। ठीक है, अब आगे की तरफ देखें, एक्सटर्नल आर्टेरियोवेनस शंटिंग। देखिए ये जो आपके सामने डायग्राम बनाया है मैंने, ये जो आपके सामने डायग्राम बना है एक्सटर्नल आर्टेरियोवेनस शंटिंग का ही है। इसका मतलब, इसका कार्य क्या होगा? इसको इसके क्रिएशन के बाद में तुरंत यूज किया जा सकता है। इट कैन बी यूज आफ्टर इट क्रिएशन, इसको तुरंत यूज किया जा सकता है। ये एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है, इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल ड्रेसिंग की ज़्यादा एक्सटर्नल ड्रेसिंग की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब अगर यहीं पर इसके नेगेटिव डिसएडवांटेज की बात करें, ये अपर सुपरफिशियल प्रेजेंट होगा, इसके अंदर फिब्रिन क्लॉट्स का डिपोजिशन होने के चांसेस रहेंगे। दूसरे नंबर पे इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तीसरे नंबर पे इसके अंदर क्या होगा? क्लॉटिंग होने के चांसेस रहेंगे और इसकी एक्सटर्नल ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये क्या हुआ? एडवांटेज, और इसके क्या हो गए? डिसएडवांटेज हो गए। अब बात करें इंटरनल आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, तो यहाँ पर एबनॉर्म, इसमें क्या होता है? मोर पोटेंट, यस। अब अगर अपन बात करें इंटरनल आर्टेरियोवेनस फिस्टुला की, तो यहाँ पर इंटरनल आर्टेरियोवेनस फिस्टुला कंडीशन में क्या होगा कि लार्ज आर्टरी और लार्ज वेन के मध्य में एनास्टोमोसिस करवाया जाएगा, जिसके कारण से एक फिस्टुला डेवलप किया जाएगा। इसका प्रॉफिट क्या होता है? ये डीपली इंसर्ट होता है, इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो गए? खत्म हो गए। ब्लीडिंग के चांसेस क्या हो गए? खत्म हो गए। साइलेंटली क्या होगा? इसके अंदर क्लॉटिंग के चांसेस हो सकते हैं, तो आपको एक्सटर्नल ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है। इन्फेक्शन के चांसेस कम हो गए और ब्लीडिंग के चांसेस कम हो गए। डिसएडवांटेज क्या होगा? इसको इसके क्रिएशन के बाद में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे क्रिएशन करने के बाद में, तो ये जब बनेगा इसके 2 हफ्ते बाद में आप इसको यूज कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी यूज आफ्टर इट क्रिएशन, जबकि एक्सटर्नल क्या था? वो इट कैन बी यूज आफ्टर इट क्रिएशन। जब तक क्या करना पड़ेगा? उसको हाथ में बॉल दे देंगे और बॉल स्क्वीजिंग एक्सरसाइज करने की सलाह देंगे। बॉल स्क्वीजिंग एक्सरसाइज मतलब ब्लड का इस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वुंड हील ढंग से होगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है बेटा, तो यहां पर अगर अपन बात करें इस प्रकार से, तो एक्सटर्नल आर्टेरियोवेनस शंटिंग हो गई, इंटरनल आर्टेरियोवेनस शंटिंग हो गई। और अब बात करें, अगर किसी पेशेंट के अंदर मोर पोटेंट आर्टरी और वेन्स ही प्रेजेंट नहीं हो, मोर पोटेंट आर्टरी और वेन्स ही प्रेजेंट नहीं हो, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग? तो फिर आप बोल देंगे कि साहब इस कंडीशन में पेटेंसी बनाने के लिए अपन को बोवाइन या पोर्सिन की कैरोटिड आर्टरी को यूज करके और एक्सटर्नल ब्लड पथवे बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ्टिंग कब करेंगे? जब पेटेंट आर्टरी और वेन्स कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसकी परमानेंट साइट होगी। अब अपन डिस्कस करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, जो कि कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं? एक बार मैं लिख देता हूं मैं दोस्तों यहाँ पे। इसका कॉम्प्लिकेशन होता है एआर एम्बोलिज्म कंडीशन। क्या होता है? एआर एम्बोलिज्म कंडीशन। दूसरे नंबर पर क्या होता है? तो आप बोलेंगे आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम। क्या होता है? आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम। तीसरे नंबर पर क्या होगा? तो आपसे पूछ लेगा डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन पूछ ले क्या होगा, तो डायलिसिस एनसेफेलोपैथी। क्या होगा? डायलिसिस एनसेफेलोपैथी। ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, याद रखिएगा। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो ये देखते हैं, देखिए यहाँ पर अपन बोल रहे हैं कि आर्टरी का ब्लड निकल रहा है, तो यहाँ पर आपको पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि आर्टरी से ब्लड जा रहा है। आर्टरी से क्या हो रही है? चोरी हो रही है। आर्टरी जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। आर्टरी के अंदर क्या हो रहा है? ब्लड सप्लाई की कमी हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम होगा। क्या होगा? आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम होगा। आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम मतलब आर्टरी से ब्लड कहाँ जा रहा है? आर्टरी से बाहर जा रहा है और वेन्स के थ्रू अंदर आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप बोलेंगे आर्टीरियल इनसफिशियंसी होगी, ब्लड कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। अगर बात करें वेन्स के अंदर आ रहा है, गौर से देखिएगा, अब ये ब्लड जो कहां पर आ रहा है? वेन्स के अंदर आ रहा है। अब ये ब्लड जा तो एक एक करके रहा है, ग्रेविटी के कारण रहा है, लेकिन जो आ रहा है वो तेजी से आएगा और ये क्या करेगा? वेन्स को एनगॉर्ज कर देगा। वेन को क्या कर देगा? एनगॉर्ज कर देगा। तो यहां पर अपन लिखेंगे आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम में वेन्स एनगॉर्जमेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वेन्स का एनगॉर्जमेंट देखने को मिलेगा।
वेन्स का एनगॉर्जमेंट कंडीशन देखने को मिलेगी। समझ में आई बात? तो सबसे पहले आर्टीरियल इनसफिशियंसी देखने को मिलेगी, वेन्स का एनगॉर्जमेंट कंडीशन देखने को मिलेगी। समझ रहे बात को? और उसके बाद में अब ये सारा का सारा ब्लड कहाँ गया? वेन्स के अंदर गया। अब वेन्स के थ्रू ये कहाँ पर जाएगा? एक साथ कहाँ जाएगा? इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के अंदर जाएगा, एंड दैट कॉजेस पेशेंट के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर करेगा। क्या करेगा? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर करेगा। पेशेंट को आपको मैनेजमेंट करना है विद द पोजिशन कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन पे अगर अपन बात करें तो अब बात करेंगे डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम की। किसकी बात करेंगे अपन यहाँ पे? डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या है आप लोगों को पता ही है। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या होता है? इसके नाम में ही इसका काम है। डिस मतलब डिस्टर्बेंस, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन। तो संतुलन का डिस्टर्बेंस होना क्या कहलाएगा? डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम कहलाएगा। किस प्रकार से? देखिएगा, जब आप ब्लड को बाहर निकालेंगे तो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम का लॉस होगा, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम का लॉस होगा, और इसकी कमी को कंपेंसेट करने के लिए अपन का ब्रेन का जो CSF होता है वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, और इसको कंपेंसेट करने के लिए अपन का एकदम से फ्लूइड ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और इस पेशेंट के अंदर क्या होगा? सेरेब्रल एडिमा होगा। क्या होगा? सेरेब्रल एडिमा होगा। तो यहाँ पर जो साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। इस पेशेंट को मूड स्विंग्स होगा, डिसओरिएंटेशन होगा, कन्फ्यूजन होगा। मूड स्विंग्स होगा, डिसओरिएंटेशन होगा, कन्फ्यूजन होगा। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन होगा। समझ रहे हैं? और इस पेशेंट के अंदर आपको देना है सेरेब्रल एडिमा को ट्रीट करने के लिए मैनिटॉल कंडीशन। समझ रहे? तो डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमोडायलिसिस, आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमोडायलिसिस। और अगर बात करें एयर एम्बोलिज्म, मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया है कि एयर बोलस ऑफ एयर एंटर कर गया अपन के सामने, तो ये एयर एम्बोलिज्म कंडीशन को इंडिकेट करेगा। तो आपको कौन सी पोजीशन देनी है? लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन कम विद द ट्रेड लाइन पोजीशन टू ट्रैप द एम्बोल इन द राइट साइड ऑफ द हर्ट। समझ रहे हैं बात को? फिर अपन अगर यहाँ पर बात करें कि इस सॉल्यूशन के अंदर आपने बाय चांस, बाय मिस्टेक या फिर ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में एल्यूमिनियम डाल दिया। क्या डाल दिया? एल्यूमिनियम डाल दिया। तो एल्यूमिनियम ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर जाता है और एनसेफेलोपैथी कॉज करता है। तो याद रखिएगा कि डायलिसिस बाथ के अंदर आपने एल्यूमिनियम कंटेन यूज कर रखा है। डायलिसिस बाथ के अंदर आपने एल्यूमिनियम कंटेन को यूज कर रखा है, तो इस कंडीशन में डायलिसिस एनसेफेलोपैथी होने के चांसेस रहते हैं। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपके सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस कंप्लीट हुए। फटाफट से अपन आ जाते हैं किस चीज के ऊपर? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। वो है आपके पास में जो बच रहा है, और वो कौन सा पॉइंट है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। क्या है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ पर कई प्रकार का जो होता है वो आपके पास में कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन को मेन को ही अपन को देखना है। नेक्स्ट नंबर पे बात करेगा अपन को कुछ मेन क्वेश्चन को देखते हैं। तो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन में यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं रिजेक्शन साइन की। यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा साइन और रिजेक्शन के ऊपर ही आएगा बेटा। तो यहाँ पर रिजेक्शन 3 प्रकार के रखते हैं अपन लोग। पहला रखते हैं अपन हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, और दूसरे नंबर पे लिखते हैं अक्यूट रिजेक्शन, और तीसरे नंबर पे लिखते हैं क्रॉनिक रिजेक्शन। अब मैं अपने ऑथेंटिकेट बुक्स के आधार पे ही लिख रहा हूँ। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग आंसर बन जाते हैं इन लोगों के। मैं उन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता हूँ। जो मेरी नॉलेज, जो मैंने अपने ऑथेंटिकेट बुक्स के द्वारा मैंने अपनी सफलताएं पाई हैं, वही आपके संग में शेयर कर रहा हूँ बेटा। मैं यहाँ पर याद रखिएगा, जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरे को ऑथेंटिकेट बुक्स से देख करके ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर बात करें हाइपर एक्यूट रिजेक्शन की, तो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन अपन मानते हैं फर्स्ट, सबसे पहले चलो आप लोग लिखो आपके हिसाब से। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन किसे कहते हैं? अरे टाइम खत्म हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ। डायलिसिस का फ्लूइड बताओ सर जी। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन वी आर जस्ट ओनली ऑन 729 बेटा। बहुत चीज़ें हैं उसके अंदर, बहुत चीज़ें हैं। कमेंट्स में डाल देना, मैं आपको सोनाली बेटा इसको अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पर आपका में सबसे पहली बात करें कि पहले फर्स्ट 48 घंटे के अंदर जो रिजेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? हाइपर एक्यूट रिजेक्शन बोलते हैं। और उसके बाद में अगर बात करें अक्यूट रिजेक्शन की बात करें, तो अक्यूट रिजेक्शन विद इन द 6 वीक टू द 2 ईयर। अगर अपन बात करें विद इन द 6 वीक टू द 2 ईयर, 6 वीक से लेकर के और 2 ईयर तक हो रहा है, तो इसे बोलेंगे अक्यूट रिजेक्शन। और उसके बाद में अगर कभी भी सालों बाद में हो रहा है, ईयर टू ईयर हो रहा है, तो उसको क्रॉनिक रिजेक्शन बोलेंगे। हाइपर अक्यूट रिजेक्शन में तुरंत किडनी चेंज करनी पड़ती है। अक्यूट रिजेक्शन के अंदर आपको इम्यूनोसप्रेसेंट की डोज को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इम्यूनोसप्रेसेंट की डोज को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। याद रखिएगा, समझ रहे हैं बात को?
समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस कंडीशन में एक्यूट रिजेक्शन में विद इन 6 वीक और 2 ईयर होगा, और उसके बाद में बात करें कि क्रॉनिक रिजेक्शन ईयर टू ईयर कभी भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है वो आपका उसमें साइन और सिम्टम्स। तो यहाँ पर आपको किडनी रिजेक्शन के साइन याद करना है। तो सबसे पहली बात, अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीजेज हो रहा हो, बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा हो, बॉडी टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा हो मतलब 100 डिग्री फॉरेनहाइट से अबव हो रहा हो, या फिर 37.7 डिग्री सेल्सियस से अबव हो रहा हो, समझ रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, 100 डिग्री फॉरेनहाइट से अबव हो रहा हो या 37.7 डिग्री सेल्सियस से क्या हो रहा, अबव हो रहा हो, तो यहाँ पर ग्राफ्ट रिजेक्शन साइन होगा, या फिर किडनी का ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन हो चुका है वो होगा। नेक्स्ट नंबर पे पेन और टेंडरनेस, नेक्स्ट नंबर पे पेन एंड टेंडरनेस ओवर द ग्राफ्टेड एरिया, टेंडरनेस ओवर द ग्राफ्टेड एरिया, ओवर द ग्राफ्टेड एरिया, ग्राफ्टेड एरिया के ऊपर पेन और टेंडरनेस हो रही है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप लोग, इस कंडीशन को आप बोलेंगे कि जो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया गया है वो क्या है, रिजेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट नंबर पे अगर पेशेंट के अंदर एडीमा हो रही हो, हाइपरटेंशन हो रहा हो, एडीमा हो रहा हो, हाइपरटेंशन हो रहा हो, या फिर अगर बोले कि पेशेंट का BUN लेवल या क्रिएटिनिन वैल्यू क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, तो इन सब कंडीशन में भी क्या इंक्लूड करेंगे, किडनी की कंडीशन क्या हो रही है, ट्रांसप्लांटेशन कंडीशन हो रही है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है पंकज पटेल जी आप लोगों ने। तो इसी के साथ अपना टाइम कंप्लीट हुआ बेटा। नेक्स्ट अपन टॉपिक शुरू करेंगे, और वो टॉपिक रहेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर। इसके अंदर अपन लोग कुछ हट करके, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मैंने पूरी थ्योरी लगभग आप लोगों को यहाँ पर बता रखी है, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो उसमें देख लीजिएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ये आपको की पॉइंट के ऊपर रखेंगे। मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखूंगा, डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग, तो आप लोग फटाफट से आंसर देंगे कि डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग सर होता है एबनॉर्मल फ्लेक्शन कंडीशन, समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा आपके पास में ऑमनियस साइन किस में देखने को मिलेगा, तो वहां पर आप लोग आंसर देंगे। तो इस प्रकार से अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। क्यों करेंगे समझ लीजिएगा, क्यों करेंगे समझ लीजिएगा। उसका कारण सिर्फ ये है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है वो की पॉइंट के ऊपर आता है मेरे दोस्तों। किसके ऊपर आता है, की पॉइंट के ऊपर आता है। यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि डिकॉर्टिकेट डिसेरेब्रेट किसे कहते हैं, ओमनियस साइन किसे कहते हैं, या फिर आपसे पूछ लेगा कि गिरिस साइन क्या होता है, और अगर आपसे पूछ ले कि लेट साइन क्या होते हैं ऑफ आईसीपी के, अर्ली साइन क्या होते हैं आईसीपी के, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास में बहुत सारे आते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो इन क्वेश्चनों को आपको अपन क्वेश्चन वाइज कवर करवा देंगे इसमें। अगर आपसे पूछेगा नेगलेक्ट सिंड्रोम किस में देखने को मिलेगा, आपसे बोलेगा अटैक्सिया किस में देखने को मिलेगा, एप्रेक्सिया किस में देखने को मिलेगा, ऑर्डिनो डिस्फेजिया किस में देखने को मिलेगा, डिस्फेजिया किस में देखने को मिलेगा, लहरमेटिस साइन किस में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के जो वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं वो आपको नर्वस सिस्टम को कवर करते हुए आते हैं, समझ रहे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। नेक्स्ट आपको दोबारा से हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मैं चाहता हूं कि आप अपने टाइम का पूरा कंज्यूम करें, पूरी नींद लेना शुरू कर दें। याद रखिएगा, अगर अब इन 7, 8, 10 दिनों में नींद नहीं ली तो फिर आपका पेपर का गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे। पूरी पढ़ाई करें, पूरी नींद लें। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। कल दोबारा आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्कर्ष दोस्तों।